थी, इसमें कोई लेयर नहीं थी। डू नॉट कंटेन पॉलीसेकेराइड लेयर। इसके अलावा ये जैसे पैथोजेनिक होते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक थे। मतलब ये कोई डिजीज कॉज नहीं करेंगे। तो ये ग्रिफिथ का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था इनके एक्सपेरिमेंट का, ये अपन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था 1928 में। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यूज किया था। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया कॉज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस यूज किया था इन्होंने। एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने बैक्टीरिया का फिजिकल फॉर्म चेंज होते हुए देखा था। फिजिकल फॉर्म मतलब जो अपीयरेंस होता है वो चेंज होते हुए देखा था। ग्रिफिथ ने इन बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया, और कल्चर प्लेट पे ग्रो कराने के बाद दो तरह की वैरायटी बैक्टीरिया की मिली। पहला जो था वो एस स्ट्रेन, यहाँ पे एस का मतलब स्मूथ होता है। स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड होने के कारण जो ये कॉलोनीज होती है इनका शाइनिंग अपीयरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस स्ट्रेन पैथोजेनिक है। मतलब ये अभी जब एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे कि एस स्ट्रेन का किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एस स्ट्रेन जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, यानी डिजीज कॉज करता है। दूसरा होता है आर स्ट्रेन, इसको रफ स्ट्रेन भी कहते हैं। इनमें कोई पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती, और पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं है मतलब ये कह सकते हैं कि उनमें कैप्सूल वाला पार्ट नहीं होता, और अगर कैप्सूल नहीं होगा तो ये नॉन पैथोजेनिक होंगे। तो ये आर और एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया के सामने आए थे। अब अपन देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट पे। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो पार्ट किया गया, यानी जो फर्स्ट पार्ट देखा इन्होंने, सबसे पहले आर स्ट्रेन को यूज किया इन्होंने। आर स्ट्रेन जो था यानी रफ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया। अब क्योंकि रफ स्ट्रेन है, माइस में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइस सरवाइव करेगा कि मर जाएगा। क्योंकि आर स्ट्रेन है, इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं था, ये नॉन पैथोजेनिक था, इसलिए माइस पर कोई इफेक्ट नहीं देखा गया, यानी माइस सर्वाइविंग था, यानी माइस जिंदा था। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल नहीं था, नॉन पैथोजेनिक है ये। अब सेकेंड केस में एस स्ट्रेन जो कि पैथोजेनिक था, कैप्सूल इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसको इंजेक्ट किया गया माइस में। अब क्या होगा, जैसे एस स्ट्रेन को इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि कैप्सूल प्रेजेंट है, पैथोजेनिक है, ये निमोनिया कॉज करेगा। निमोनिया कॉज करने से माइस की डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में माइस सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, अब थर्ड कंडीशन में ग्रिफिथ जो थे उन्होंने ये देखा था कि इसका कैप्सूल पार्ट हटाया जा सकता है। कैप्सूल पार्ट हटाया जा सकता है इसको हीट करके। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन, ग्रिफिथ was able to kill pathogenic nature of S strain। और ये कैसे, बाय हीटिंग। एक्चुअली जब हीट करते हैं तो हीट करने से ये जो आउटर पार्ट होता है इसकी प्रॉपर्टी काफी हद तक डैमेज हो जाती है। तो उस कंडीशन में कैप्सूल अगर प्रेजेंट नहीं होगा, पॉलीसेकेराइड लेयर नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में ये माइस निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा, और ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा और माइस सर्वाइव करेगा। तो इस केस में ग्रिफिथ के पास ये इन्होंने प्रॉपर्टी देखी थी कि हीट करने पे पैथोजेनिक नेचर इसका खत्म हो सकता है। तो इन्होंने अगला जो एक्सपेरिमेंट का पार्ट देखा, इन्होंने एस स्ट्रेन लिया और वो हीट किल्ड था, मतलब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया था। तो जो एस स्ट्रेन मिला वो हीट किल्ड था। एस स्ट्रेन
ये हीट किल्ड था। अब इस एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया। माइस में इंजेक्ट करने के बाद क्योंकि इसका पैथोजेनिक नेचर खत्म हो चुका था, तो यहां पे माइस जिंदा रहेगा, ये मरेगा नहीं। ठीक है। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट केस। चौथे केस में इन्होंने क्या देखा कि ये जो एस स्ट्रेन होता है हीट किल्ड वाला, इसको अगर आर स्ट्रेन के साथ रखा जाए, एस स्ट्रेन ये हीट किल्ड वाला है प्लस आर स्ट्रेन, इन दोनों को साथ में रखे, थोड़ी देर इनको साथ में रखा और उसके बाद फिर माइस में इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट इनटू माइस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, माइस की डेथ हो जाएगी। जब एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ रखा गया, उसके बाद उसको इंजेक्ट किया गया, तो माइस सरवाइव नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? अब पहली बात तो हमारे दिमाग में आती है कि एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, जब हमने सिर्फ ये वाला स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा था। आर स्ट्रेन, जब हमने सिर्फ आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो भी माइस जिंदा था। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों स्ट्रेन को साथ में रखने के बाद माइस की डेथ हो गई। तब इस सिचुएशन में ये देखा गया, जो कंक्लूजन निकाला गया उसमें ये कहा गया कि कोई ना कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल होता है जो एस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में जाता है और वो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। फिर से जो कंक्लूजन निकाला गया, कंक्लूजन में ये कहा गया कि कोई ना कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल होता है जो एस स्ट्रेन में प्रेजेंट रहता है और वो एस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन के कांटेक्ट में आएगा और वो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका कंक्लूजन हम लिख लेते हैं। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला some transforming principle or chemical transfer from S strain to R strain and convert R strain into S strain, which causes death of mice. Some transforming chemical transfer from S strain to R strain and convert R strain into S strain, which causes death of mice. पहले उन्होंने R strain दिया, माइस जिंदा था। फिर उन्होंने S strain दिया, माइस की डेथ हो गई। फिर उन्होंने S को हीट किल करके दिया, माइस सरवाइव कर गया। फिर उन्होंने S हीट किल वाला और R strain दोनों को साथ में रखा, माइस की डेथ हो गई। फाइनली कंक्लूजन निकाला कि S strain से कुछ ऐसा केमिकल होता है जो R strain को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है और ये एस स्ट्रेन पैथोजेनिक होने के कारण माइस की डेथ कॉज करता है। ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट बहुत था, कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना है। 1928 में हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया, यानी सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के द्वारा किया गया। बैक्टीरिया इन्होंने यूज किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया कॉज कर रहा था। 2 स्ट्रेन सिलेक्ट किए गए, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी, आर स्ट्रेन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहला प्रिंसिपल, पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया गया, इसका नाम था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
यानी ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो आर को एस में कन्वर्ट कर रहा था, इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन मतलब इसको आइसोलेट करने का प्रोसेस हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखेंगे। जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया तब ये पता नहीं था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तो बाद में जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स होते गए वैसे वैसे सामने आता गया। इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब तक इनका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, इनका मतलब जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जिन्होंने किया था, जब तक इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था उससे पहले तक यानी यहां तक ये माना जा रहा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन 3 साइंटिस्ट ने किया था, एवरी, मैक्लिओड और मैकार्टी। यानी प्रायर टू द वर्क ऑफ एवरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी, जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। प्रायर टू द वर्क ऑफ एवरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये था 1933 से 1944। जो क्वेश्चन एक बार मैंने देखा था, पूछा गया था नीट में, एआईपीएमटी में, उसमें ये वाला ईयर दिया गया था 1944, क्योंकि इनका कंक्लूजन था वो यही निकला था। एक्सपेरिमेंट इन्होंने जरूर किया था इतना समय तक, पर जो कंक्लूजन था वो 1944 में ही फाइनल सामने आया था। तो प्रायर टू द वर्क ऑफ एवरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी, genetic material was thought to be protein। इनके एक्सपेरिमेंट के पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना जा रहा था। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन से कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया। They isolate some biochemical substances, और ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से थे? प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, कुछ इस तरह के, फ्रॉम एस स्ट्रेन। इन्होंने एस स्ट्रेन से कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को आइसोलेट किया और उसको आर स्ट्रेन के साथ रखा एंड प्लेस देम इन कॉन्टैक्ट विथ आर स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को ऐसे स्ट्रेन से आइसोलेट किया जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, और उसको आर स्ट्रेन के साथ रखा। इसके अलावा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ एंजाइम्स का भी यूज किया था। दे ऑल्सो यूज सम एंजाइम्स लाइक प्रोटीएस, आरएनएस और डीएनएस। ये कुछ एंजाइम्स इन्होंने यूज किए थे। अब इन एंजाइम्स का पहले अपन फंक्शन देख लेते हैं। इसमें ये जो प्रोटीएस होता है, प्रोटीएस नाम से इंडिकेट है, एज लगा हुआ है मतलब एंजाइम है, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इसकी खासियत थी कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता था। इसी तरह आरएनएस जो था ये आरएनए को डाइजेस्ट कर सकता था, और इसी तरह डीएनएस ये डीएनए को डाइजेस्ट करता है।
डाइजेस्ट करता है मतलब उनको तोड़ देता है, उनकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस उन्होंने आइसोलेट किए थे एस स्ट्रेन से। इसके अलावा उन्होंने कुछ एंजाइम्स यूज किए थे जो कि जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया ये अपन देखते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट यानी जो मटेरियल उन्होंने आइसोलेट किए थे वो इनको आर स्ट्रेन के साथ में रखा। समझाने के लिए अपन एक इसमें बीकर या कंटेनर लेते हैं जिसमें अपन ने दोनों स्ट्रेन्स के मटेरियल्स को साथ में रखा और एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट और आर स्ट्रेन को साथ में रखा। ठीक है, अब इसमें सब में एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। एस स्ट्रेन के एक्सट्रैक्ट के साथ एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट, मैं इसको एस और ई से डिनोट कर रहा हूं। एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट, एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट मतलब जो एक्सट्रैक्शन के बाद केमिकल्स आइसोलेट किए गए थे। ठीक, और इसमें साथ में आर स्ट्रेन रखा गया, आर स्ट्रेन भी प्रेजेंट है साथ में। अब दोनों स्ट्रेन साथ में एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब देखिएगा, जब इसमें प्रोटीएज यूज किया गया, प्रोटीएज मतलब जिसकी प्रॉपर्टी थी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की, तो इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो आर स्ट्रेन है क्या वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होगा। जब प्रोटीएज एंजाइम यूज किया है तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी आर स्ट्रेन जो था अब वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड केस में जब दोनों को साथ में रखे आरएनएस का यूज किया गया, आरएनएस मतलब जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है, तो इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सिचुएशन में यहां पे डीएनए यूज किया गया। डीएनए यूज करने के बाद क्या यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा? यहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पे आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलेगा इससे। देखिए, इसमें एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट सब में रखा हुआ है और सब में आर स्ट्रेन को कांटेक्ट में रखा है। यहां पे प्रोटीएज यूज किया तो प्रोटीएज यूज करने के बाद इसने इसके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। अब इसमें आरएनए और डीएनए बस प्रेजेंट है, प्रोटीन वाला पार्ट खत्म हो गया। पर क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यानी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल रहा है, यानी प्रोटीन का कोई इफेक्ट इस दौरान नहीं देखा गया। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रोटीन खत्म होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया। इसी तरह यहां पे भी, यहां पे आरएनए खत्म हो गया, आरएनए खत्म हो गया है पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आरएनए का भी रोल नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी आर को एस में कन्वर्ट करने के लिए आरएनए का रोल नहीं होता। पर इस सिचुएशन में रिजल्ट्स थोड़े दूसरे थे। इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे डीएनए डाला तो उसने इसके डीएनए को खत्म कर दिया और डीएनए खत्म हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी आर स्ट्रेन में कोई कन्वर्जन नहीं देखा गया। मतलब फिर ये चीज सामने आई कि डीएनए ही वो केमिकल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इस तरह से ये फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए एक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। पर फिर भी फाइनल प्रूफ ये नहीं माना गया। इसके बाद भी एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी और चीजें सामने आई। तो नेक्स्ट जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था
फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फाइनल प्रूफ के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब फाइनल प्रूफ जो कि जेनेटिक मटेरियल, फाइनली ये प्रूफ किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और फाइनल प्रूफ जो दिया था बाय हर्शे एंड चेज इन 1952। 1952 में हर्शे और चेज ने फाइनल प्रूफ दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट का ईयर सामने आ गया। ग्रिफिथ ने 1928 में, एवरी मैक्लिओड मैकार्टी ने 44 में उनका जो रिजल्ट सामने आया, कंक्लूजन सामने आया, और 1952 में हर्शे और चेज ने यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को यूज किया। दे यूज बैक्टीरियोफेजेस। ये बैक्टीरियोफेजेस क्या थे? यानी फेज मतलब होता है वायरस, और आगे का जो टर्म होता है ये जिस पे वो डिपेंड करता है, होस्ट को, जिसको वो यूज करता है। तो ये ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को यूज करते थे, किल करते थे। तो ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को यूज किया था इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। बैक्टीरियोफेज की एक खासियत थी, बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, और जो बैक्टीरिया होता है उसके जेनेटिक मटेरियल को खुद के जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज करके नंबर ऑफ कॉपीज तो इस ऑर्गेनिज्म की प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, when bacteriophage infect bacteria, इन्होंने जो बैक्टीरिया यूज किया था दैट इज ई कोलाई। then they transfer their genetic material into bacteria body, and bacteria treats its genetic material as their own type. Bacteria treat its genetic material as their own genetic material. And produce number of copies of bacteriophage. अब क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो बैक्टीरिया की बॉडी में गया, बैक्टीरिया ने उसको यूज किया, और यूज करने के बाद अब डिवीजन होगा, और जो डिवीजन होगा उसके बाद तो वायरस बनेगा ना। बैक्टीरियल बॉडी की तो डेथ हो जाएगी, ई कोलाई की तो डेथ हो जाएगी। तो ये था फाइनल प्रूफ, जो मतलब ये जो थ्योरी मैटर था इसके अंदर का फाइनल प्रूफ और अनइक्विवोकल प्रूफ, ये हर्शे और चेज के द्वारा बताया गया था 1952 में। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेजेस को यूज किया था। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जब बैक्टीरियोफेज वायरस को इन्फेक्ट करते हैं, ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया की बॉडी में। बैक्टीरिया की बॉडी उनके जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल जैसे समझकर नंबर ऑफ कॉपी प्रोड्यूस करना शुरू करती है। पर क्योंकि
ये वायरस है, ये वायरस बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो नंबर ऑफ कॉपीज बनती है वो बैक्टीरियोफेज की बनती है। हालांकि एक्सपेरिमेंट में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे, एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज मतलब जो नंबर ऑफ कॉपीज बन रही थी उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बैक्टीरिया में जो चेंजेस हुए उसको देखा गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आगे में एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग कल्चर मीडियम में डेवलप कराया, ग्रो कराया। They culture bacteriophage in two different culture media. दो अलग अलग कल्चर मीडिया में बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया गया। अब ये कल्चर मीडिया कौन कौन से थे ये अपन देखते हैं। दो कल्चर मीडिया जो सिलेक्ट किए गए उसमें से एक कल्चर मीडिया इसमें रेडियो लेबल्ड सल्फर यूज किया गया और दूसरे में रेडियो लेबल्ड फास्फोरस यूज किया गया। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि ये कल्चर मीडिया contain radio labeled सल्फर। रेडियो लेबल्ड सल्फर मतलब S35 इसका मास था। और जो सेकंड कल्चर मीडिया लिया गया मतलब जिसमें बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया गया, इस कल्चर मीडिया में रेडियो लेबल्ड फास्फोरस प्रेजेंट था। तो इसमें कल्चर मीडिया कंटेन रेडियो लेबल्ड फास्फोरस। यहां पे रेडियो लेबल्ड फास्फोरस था, इसका मास P32। तो ये दो तरह के कल्चर मीडिया इन्होंने सिलेक्ट किए। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट देखते हैं जो बैक्टीरियोफेज होता है। ये बैक्टीरियोफेज किस तरह का होता है और आगे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। तो बैक्टीरियोफेज को मैं पहले यहां समझाता हूं। बैक्टीरियोफेज का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह का दिखता है। ये बैक्टीरियोफेज है। अब इस बैक्टीरियोफेज में ये जो आउटर पार्ट होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ये जो आउटर कवरिंग है इसकी एनवेलप होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का जो प्रोटीन इकट्ठे होते हैं वो उसके आउटर पार्ट में देखे जाते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कोर पार्ट होता है, वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और उसको हम ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो हमने इसमें अंदर ड्रॉ किया। तो ये आउटर कवरिंग जो है आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और हमें ये पता है कि प्रोटीन जो होता है वो मेनली सल्फर कंसिस्ट करता है।
कंटेन सल्फर, और जो अंदर वाला पार्ट है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल बेसिकली डीएनए था इसका, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आपको ध्यान होगा जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा कि न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट्स अपन ने बात की थी। उसमें पहला कंपोनेंट था नाइट्रोजन बेस, दूसरा था शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। यानी डीएनए जो था ये न्यूक्लिक एसिड है और इसमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है। तो आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी, इसमें सल्फर होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल था ये डीएनए वाला पार्ट, इसमें फॉस्फोरस होता है। यानी कल्चर मीडिया जिसमें रेडियो लेबल सल्फर को ग्रो कराया गया, और कल्चर मीडिया जिसमें बैक्टीरियोफेज को, जिसके पास जो रेडियो लेबल मीडिया था उसमें फॉस्फोरस था, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। तो फाइनली अब जो बैक्टीरियोफेज मिलेंगे वो बैक्टीरियोफेज कैसे मिलेंगे? जो सल्फर मीडियम में ग्रो करेंगे उसमें प्रोटीन वाले पार्ट में सल्फर आ जाएगा, और जो इसमें ग्रो करेंगे उसमें जेनेटिक मटेरियल वाले पार्ट में फॉस्फोरस आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। यानी यहां पे जो बैक्टीरियोफेज मिलेगा हमको, ये बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का होगा, और उसका जो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। इसको हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं ताकि आगे ग्रीन वाला पार्ट पूरा फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे जो बैक्टीरियोफेज मिलेगा वो बैक्टीरियोफेज, इसकी आउटर कवरिंग तो नॉर्मल होगी, मतलब जिसमें नॉर्मल सल्फर प्रेजेंट होगा, पर जो अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट होगा उसमें रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस होगा। यानी इसमें फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट है, जबकि ये बाहर वाले पार्ट में सल्फर 35 प्रेजेंट है। फिर से एक बार समझिए इसको। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज में जो आउटर कवरिंग होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली सल्फर के बने होते हैं, जबकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, बेसिकली फॉस्फोरस इसमें अपन देखते हैं। अब कल्चर मीडियम जो 2 सिलेक्ट किए गए थे, एक में रेडियो लेबल सल्फर रखा गया था, दूसरे में रेडियो लेबल फॉस्फोरस रखा गया था। जिसमें सल्फर प्रेजेंट था क्योंकि ये प्रोटीन वाला पार्ट में जाके बनेगा, प्रोटीन वाले पार्ट में जाके इकट्ठा होगा, उसको बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे जो आउटर ये जो कवरिंग है इसको हमने रेड से शो किया है, ये प्रोटीन वाला पार्ट है, तो सल्फर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे रेडियो लेबल फॉस्फोरस लिया था हमने, जो कि जेनेटिक मटेरियल का पार्ट होता है, तो डीएनए में फॉस्फोरस चला गया, और बाकी के जो पार्ट है जो अपन ने ब्लैक से बनाया है ये नॉर्मल सल्फर वाला पार्ट है। यानी नॉर्मल प्रोटीन या नॉर्मल सल्फर वाली चीजें यहाँ आउटर कवरिंग में सामने हमको दिख रही है। अब ये जो 2 बैक्टीरियोफेज मिले हैं ये ई कोलाई पर अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद क्या चेंजेस होंगे ये हम देखते हैं। तो अब जो हमारे पास 2 बैक्टीरियोफेज मिले हैं उसमें एक हो गया सल्फर वाला, यानी इसमें रेडियो लेबल सल्फर प्रेजेंट है प्रोटीन कवरिंग में, और इसका डीएनए जो है ये नॉर्मल है। यानी नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल फॉस्फोरस वाला है, रेडियो लेबल नहीं, क्योंकि रेडियो लेबल फॉस्फोरस तो हमने फर्स्ट कल्चर मीडियम में यूज ही नहीं किया था। और सेकंड केस में जो हमें मिला है बैक्टीरियोफेज वो कुछ इस तरह का होगा, और अंदर
जेनेटिक मटेरियल जिसमें P32 है। ठीक है, अब ये दो बैक्टीरियोफेज मिले, मतलब इस तरह के बैक्टीरियोफेज दो अलग अलग कल्चर मीडिया में मिले। अब ये बैक्टीरियोफेज जब ई कोलाई पे अटैक करेंगे तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब जैसे ये ई कोलाई, ठीक है, ये प्रोकैरियोट और ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पे बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा, ये बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई पे अटैक किया, इसमें नॉर्मल डीएनए प्रेजेंट है, और इस केस में भी बैक्टीरियोफेज को अटैक करवाया ई कोलाई पे। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई पे अटैक किया, और यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल था वो रेडियो लेबल था। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, ये 3 स्टेप्स में पूरा हुआ। अभी अपन ने फर्स्ट स्टेप देखा है। पहला स्टेप यहां पे हम कहेंगे इन्फेक्शन। पहला स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब कि बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई पे अटैक किया। Bacteriophage attacks on E. coli, ये फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया की बॉडी में। अब यहां पे ये जो मटेरियल है ये चला जाएगा अंदर, जेनेटिक मटेरियल चला गया, ये जेनेटिक मटेरियल आ गया, ये जेनेटिक मटेरियल आ गया, और इस केस में भी जेनेटिक मटेरियल अंदर आएगा, यानी ये वाला मटेरियल यहां आ गया तो ये खत्म हो गया, ये मटेरियल यहां आ गया, यहां आ गया। ये इसको हम दूसरे डायग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड केस में ये बैक्टीरिया की बॉडी, और जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियोफेज, अब अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया की बॉडी में आ गया, यानी ये जेनेटिक मटेरियल यहां से, फिर ये और ये इस तरह से। इसी तरह यहां पे भी ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये बैक्टीरियोफेज बहुत सारे, और जेनेटिक मटेरियल ये यहां से निकल के अंदर आ जाएगा, खाली हो गया ये। ठीक है, तो ये दूसरा जो अगला चेंज हमें देखने मिला वो इस तरह से। ये है पहला स्टेप कि जब बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई पे अटैक किया, इसको हमने कहा इन्फेक्शन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने के बाद इसका ये जो कॉन्टैक्ट है, यानी जो ऊपर की जो कवरिंग है उसका बैक्टीरिया से कॉन्टैक्ट तोड़ना है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग स्टेप किया जाता है कि बैक्टीरियोफेज की जो कांटेक्ट है बैक्टीरियोफेज का वो ई कोलाई से टूट जाए। टू ब्रेक कांटेक्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई, मतलब ये इसमें कांटेक्ट तोड़ने की कोशिश की जाती है, एक्चुअली इसमें बॉन्ड्स को वीक कर दिया जाता है, ये ब्लेंडिंग में होता है। अब थर्ड स्टेप में क्योंकि ये कांटेक्ट धीरे धीरे टूटने लगते हैं, टूटने के बाद पूरी तरह से बैक्टीरियोफेज को अलग करना है,
तो पूरी तरह से अलग करने के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो थर्ड स्टेप सेंट्रिफिकेशन। इसमें टू सेपरेट बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई। तो बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को जब पूरी तरह से सेपरेट कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या मिलेगा हमें? पहले तो हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल क्या होगी। इसमें ये बैक्टीरियल सेल, इस केस में बैक्टीरियल सेल। अब ये डीएनए इसको यूज करके जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसको वो यूज करने लगेगा, और जो नया डीएनए बना है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और इस केस में जो डीएनए बनेगा, यानी जो जेनेटिक मटेरियल यूज करके बहुत सारे डिवीजन शो करेगा, तो वहां पे ये जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह का मिलेगा। देखिए, बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो डीएनए खत्म हो चुका है। बैक्टीरियोफेज के डीएनए ने बैक्टीरिया का डीएनए यूज किया और बहुत सारी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए ब्लैक कलर का, ये बैक्टीरिया का डीएनए, और ये फाइनली एक तरह का बैक्टीरियोफेज का डीएनए। यहां पे ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरियोफेज के डीएनए ने बैक्टीरिया का डीएनए यूज किया और फाइनली इस तरह की कॉपीज मिलना शुरू हो गई, ठीक है। अब जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दो पार्ट बिल्कुल अलग हो गए। एक तो ये प्रोटीन वाला पार्ट चला गया उस लिक्विड में, जब बहुत तेजी से घुमाएंगे तो इसका कांटेक्ट अपन ने पहले ही तोड़ दिया था ब्लेंडिंग से, और जब इसको तेजी से घुमाएंगे तो ये पार्ट ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। यानी जो लिक्विड पार्ट होगा सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, जो भी हमने लिक्विड यूज किया है, उसमें ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया और नीचे ये सेल वाला पार्ट इकट्ठा हो गया। यहां पे भी ऐसे ही होगा, यहां पे भी ऊपर वाला पार्ट इकट्ठा हो जाएगा और जो सेल वाला पार्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट जो इकट्ठा होगा उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब किस केस में सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी देखी जाएगी? तो जब इन दोनों का कंक्लूजन हम देखेंगे, तो इस पार्ट में जो सुपरनेटेंट मटेरियल इकट्ठा होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, बिल्कुल होगी, और वो होगी सल्फर के कारण, क्योंकि हमने इसमें रेडियो लेबल्ड सल्फर यूज किया है। जबकि इसमें जो सेल वाला पार्ट है उसमें रेडियो एक्टिविटी देखी जाएगी, ऊपर जो सुपरनेटेंट इकट्ठा होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हमने जो यूज की थी वो अंदर चली गई फास्फोरस वाली। ऊपर जो ये जो प्रोटीन मटेरियल था इसमें तो कोई रेडियो एक्टिविटी थी नहीं, इसमें तो नॉर्मल सल्फर प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब हम इसको आगे यहां शो कर रहे हैं। तो इसके बाद यहां पे नो रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, क्योंकि उसका जो फास्फोरस था वो नॉर्मल था, जो डीएनए अंदर गया वो नॉर्मल फास्फोरस वाला था। पहला तो ये, और दूसरे केस में जो सुपरनेटेंट आया उसमें रेडियो लेबल्ड सल्फर इकट्ठा हो गया था। फिर से बता रहा हूं, सुपरनेटेंट मतलब जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर मटेरियल इकट्ठा हो जाता है वो सुपरनेटेंट, और जो नीचे सेटल हो जाएगा वो सेल वाला पार्ट। तो रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन सुपरनेटेंट मटेरियल। और ये कौन किसके कारण थी? ड्यू टू रेडियो लेबल्ड सल्फर। रेडियो लेबल्ड सल्फर के कारण थी। S35 वाला, ठीक
ठीक है, यानी जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो सुपरनेटेंट पार्ट में रेडियो एक्टिविटी आई, वो सल्फर के कारण थी, और जो बैक्टीरियल सेल सेटल हो गई उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इसी का जस्ट ऑपोजिट केस हम यहां पे देखेंगे। इस केस में क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी हमको बैक्टीरियल सेल में मिली। देखिए अगले पार्ट में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, पर हम अभी वहां नहीं जा रहे हैं। जो बैक्टीरियोफेज मिलेंगे वो अगला स्टेप है। अभी तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का और इसका जेनेटिक मटेरियल ये आपस में मिक्स होके जो रिजल्ट दिख रहा है वो ये है। ठीक है, तो सेकंड केस के लिए ये वाला फर्स्ट केस के लिए था, और जो सेकंड केस के लिए देखा ये कि रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन बैक्टीरियल सेल। और ये किसके कारण रेडियो एक्टिविटी दिख रही? ड्यू टू रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। ठीक है, अब इसके बाद सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, तो नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट। तो ये था हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं हर्शे और चेस ने क्या किया। हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज को एक्सपेरिमेंट में यूज किया। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज में जो आउटर कवरिंग थी वो प्रोटीन की बनी होती है, जबकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका डीएनए वाला पार्ट होता है। प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, डीएनए बनाने के लिए फास्फोरस एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। हर्शे और चेज ने दो अलग अलग कल्चर मीडियम यूज किए और वहां पे बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। एक में रेडियो लेबल सल्फर रखा S35, एक में रेडियो लेबल फास्फोरस रखा P32। दोनों अलग अलग कल्चर मीडियम में जब बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया तो जो बैक्टीरियोफेज सल्फर वाले मीडियम में ग्रो कर रहे थे उनमें आउटर कवरिंग जो थी उसमें सल्फर आ गया, रेडियो लेबल सल्फर आ गया। जो डीएनए वाले पार्ट यानी जो रेडियो लेबल फास्फोरस में ग्रो कर रहे थे उनका जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए उसमें रेडियो लेबल फास्फोरस आ गया। अब इन दोनों को इकोलाई पे अटैक कराया, ये सल्फर वाला था, ये फास्फोरस वाला था। जब इनको इकोलाई पे अटैक कराएंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल था क्योंकि जो सल्फर इकट्ठा हुआ बाहर वाले पार्ट में इकट्ठा हुआ। इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज देखा गया था, इसका बाहर वाला पार्ट नॉर्मल था पर अंदर वाला पार्ट रेडियो लेबल था। जब बैक्टीरियोफेज ने इकोलाई को अटैक किया तो इनने अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल और वायरस का जेनेटिक मटेरियल ये दोनों आपस में फ्यूज होकर नई कॉपीज बनाने लगे, और नई कॉपीज जब बनी तो वो रिजल्ट इस तरह का दिखा कि बैक्टीरियल सेल, इसमें बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए था वो नॉर्मल वाला था, इसमें जो बैक्टीरियल सेल में डीएनए था वो रेडियो लेबल्ड वाला था। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्फेक्शन जब अटैक कराया था बैक्टीरियोफेज को इकोलाई पे। दूसरा ब्लेंडिंग के प्रोटीन कोड को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और सेंट्रीफ्यूज दोनों पार्ट को बैक्टीरियोफेज को ऊपर वाला पार्ट और सेल वाला पार्ट दोनों को अलग कर दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। जो फाइनल कंक्लूजन निकल के सामने आया उसमें यह देखा गया कि इसमें जो सुपरनेटेंट लिक्विड इकट्ठा हुआ यानी ऊपर की तरफ जो लिक्विड इकट्ठा हुआ उसमें रेडियो एक्टिविटी थी, और वो थी सल्फर के कारण, क्योंकि प्रोटीन पार्ट ऊपर जाके फ्लोट करने लगा हल्का होने के कारण, और बैक्टीरियल सेल नीचे सेटल हो गई। बैक्टीरियल सेल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी क्योंकि इसका डीएनए नॉर्मल फास्फोरस वाला था। सेकेंड केस में यहाँ पे सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई क्योंकि जो प्रोटीन कोड था उसमें किसी भी तरह का रेडियो लेबल सब्सटेंस नहीं था, जबकि जो अंदर वाला पार्ट बैक्टीरियल सेल वाला पार्ट था उसमें रेडियो लेबल फास्फोरस के कारण रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटीन अगली जनरेशन में नहीं जाते, डीएनए अगली जनरेशन में जाता है। तो फाइनल प्रूफ हर्शे और चेज के द्वारा दिया गया जिसमें यह बताया गया कि डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन, और डीएनए ही जो है वो कैरेक्टर्स को लेके अगली जनरेशन में जाता है। तो ये फाइनली एक्सपेरिमेंट्स अपन ने देखे जो भी जेनेटिक मटेरियल से डील करते हुए।
सबसे पहला ग्रिफिथ का 1928 में हुआ, एवरी मैक्लोड मैकार्टी जिसका फाइनल रिजल्ट 1944 में आया, अनइक्विवोकल प्रूफ यानी फाइनल प्रूफ फॉर जेनेटिक मटेरियल, और ये हर्शे और चेस के द्वारा 1952 में दिया गया। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस को यूज किया, एवरी मैक्लोड ने कुछ केमिकल्स को यूज किया और एंजाइम्स को यूज किया, और हर्शे और चेस ने बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया।